कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी जैव प्रक्रम होता है वो चीज़ होती हैं जो जैविक मेंटेनेंस होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए जो क्रिया आवश्यक होती है, अनुरक्षण का कार्य होता है, जीव के मेंटेनेंस का कार्य होता है। हमारा शरीर मेंटेनेंस किस तरह करे, हमारे शरीर की देखभाल, खंडन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर विघटित चीज़ें होती हैं उनका मरम्मत का कार्य होता है ना, उसको जैव प्रक्रम होते हैं। जैव प्रक्रम के अंदर श्वसन आता है, पाचन आता है, जनन आता है, ये सभी चीज़ें जैव प्रक्रम के अंदर आती हैं। इस अध्याय में इस तरह हम पॉइंट वाइज चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले भूमिका दी गई है, फिर जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। फिर आगे आता है विस्तृत बताया गया है, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, इनके बारे में जानकारी दी गई है। फिर इनके अंदर भी पॉइंट आते हैं। स्वपोषी पोषण में स्वपोषण, स्वपोषी का पोषण, विषमपोषी पोषण, जीव अपना भोजन कैसे करते हैं, मनुष्य में पोषण, ये चीज़ें दी गई हैं। फिर आगे आता है श्वसन और वहन। वहन में मानव में वहन और पादपों में परिवहन, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर हम आप पढ़ेंगे उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। शुरुआत में पूछा गया है कि हम जैव अथवा अजैव में अंतर स्पष्ट कैसे कर सकते हैं। इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें मुख्य रूप से कुछ क्रियाओं को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई व्यक्ति सांस ले रहा है, कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सजीव है, और ये नहीं कर रहा है तो वह निर्जीव है। परंतु ये चीज़ें है ना, ये स्थूल चीज़ें हैं, ये बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हैं, इनसे हम कुछ चीज़ों को परिभाषित नहीं कर सकते। कैसे? जैसे पौधों को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वो चल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो श्वास नहीं ले सकता, तो हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम उन चीज़ को कैसे परिभाषित करेंगे? वो हमारी इस बड़ी मोटी सी चीज़ में वो चीज़ें आती नहीं है, इस मोटी सी छलनी में वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो हम किस प्रकार की छलनी लेंगे उनको छानने के लिए? हमें दिमाग को थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा, हमें सूक्ष्म स्तर पे देखना पड़ेगा। क्योंकि हम कहते हैं कि सजीव वो होता है जो दौड़ता है, बोलता है, हलचल करता है, वर्दी करता है, वह दिखता है, वो सजीव होता है। परंतु पेड़ पौधे और कुछ ऐसे जीव हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, वो हम बोलते हुए नहीं सुन सकते, हम उनको श्वास लेते नहीं देख सकते, और नहीं उनको चलते फिरते देख सकते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो सजीव हैं? इसीलिए हमें इस पाठ को विस्तृत पढ़ना पड़ेगा, और इसका मतलब है कि जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रमों से हम समझ जाएंगे कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। और फिर जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम शरीर के मेंटेनेंस की चीज़ें हैं, शरीर में देखभाल किस तरह होती हैं, शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाता है। आगे हैं अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गति यहाँ आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ, क्या ये आदर्श आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? कुछ गतियाँ होती हैं जो हमें सूक्ष्म रूप से होती हैं, हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, उनको पढ़ेंगे हम यहाँ पे। अब है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हम समझ सकते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। यहाँ जैव प्रक्रम की एक परिभाषा दी गई है किताब में। वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यहाँ इस चीज़ को हम सरलता से समझें, वह सभी प्रक्रम, वह सभी क्रिया जो कार्य, क्या कार्य हैं? जो शरीर का मरम्मत, अनुरक्षण का मतलब मरम्मत होता है, शरीर की जो टूट भाग होती हैं उनको फिर वापस रिपेयर करते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण हमें निरंतर आवश्यकता पड़ती रहती है। जिस प्रकार कोई गाड़ी होती है, ट्रैक्टर होता है, बाइक होती है, मोटरसाइकिल, जो भी हवाई जहाज से लेकर छोटी मोटी चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई हैं, मशीनरी, सभी की हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है। कभी टायर चेंज करना पड़ता है, कभी इंजन चेंज करना पड़ता है, कभी उसमें गियर चेंज करना पड़ता है, कभी स्टीयरिंग चेंज करना पड़ता है। इस तरह उनके पुर्जे, बेयरिंग वगैरह, ऑयल, सभी देखभाल करनी पड़ती है ना। तो वो हमें मेंटेनेंस व्यक्तिगत रूप से हम उसको करते हैं, कोई व्यक्ति उसको बाहर से करता है, परंतु हमारा शरीर एक ऐसा चीज़ है वो खुद करता है, वो हमेशा वो मेंटेनेंस चलती रहती है। वो मेंटेनेंस नहीं चलती तो हम मर जाते। जिस तरह देश के सैनिक देश की रक्षा करते हैं रात दिन, उसी तरह हमारे शरीर में ये जैव प्रक्रम, जैव की ये अनुरक्षण का कार्य यानी मरम्मत का कार्य लगातार चलता रहता है, ये बंद नहीं होता है। जब हम रात में सो जाते हैं तो हम अवचेतन मन में चले जाते हैं, मतलब नींद में सो जाते हैं, हमें बाहरी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, परंतु हमारा शरीर जिंदा है, हमारा दिल कार्य करता है, और हमारा मरम्मत का कार्य और तेज़ी से बढ़ जाता है। जब हम सोते हैं तो मरम्मत का कार्य बढ़ जाता है, और दूसरा ध्यान हट जाता है शरीर को, दूसरी देखना, सुनना, उस पर एनालिसिस करना, ये चीज़ें बोलने के लिए आज्ञा देना, ये चीज़ें बंद हो जाती है। उस टाइम मेन कार्य मरम्मत कार्य जाता है। हम सोते हैं तब हमारा दिमाग कार्य करता रहता है। शरीर में जो दिन में जो भाग टूट हुई हैं, जो हमने शरीर के साथ जो उटपटांग चीज़ें की हैं, जिससे शरीर में कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, वो रात में शरीर ठीक करने की कोशिश करता है।
अब आगे कहते हैं इन शरीर को ठीक करने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो ऊर्जा बाहर से आती है, वो ऊर्जा बाहर से लेते हैं। उन ऊर्जा को लेने का जो तरीका है और उन ऊर्जा का हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते। बाहर से जो ऊर्जा आती है उसको पचाना पड़ता है, उसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। उसी के लिए हमारे शरीर में एक अंग है, वो भी चेव प्रक्रम है, वो पाचन है और श्वसन है। श्वसन भी ऊर्जा लेने का एक तरीका है। फिर उस ऊर्जा में जो चीज़ें होती हैं उसको इधर उधर ले जाना, वो ऊर्जा को इधर से उधर परिवहन करना। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसी तरह भी ये ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे बिजली होती है ना, एक जगह बिजली बनती है, वो बिजली को घरों तक पहुंचाया जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में भोजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन और भोजन के जो पदार्थ वो मिल के ऊर्जा का निर्माण करते हैं। वो ऊर्जा कोशिका के अंदर निर्मित होती हैं। उस कच्चा सामग्री जो ऑक्सीजन उनको वहन करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ कुछ दिया गया है, यहाँ दिया गया एक लाइन पढ़ते हैं हम। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने की प्रक्रम को पोषण कहते हैं। देखो कि ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना वो भोजन होता है। जैसे शाकाहार, मांसाहार, शेर का भोजन क्या है, गाय का भोजन क्या है, हमारा भोजन क्या है। हमारे भोजन पेड़ पौधे हैं, गाय का भोजन पेड़ पौधे हैं। शेर का भोजन जैसे हिरण वगैरह, बकरी, ये शेर के भोजन है। अब ये चीज़ तो भोजन है और हम जो चीज़ अंदर ले लिया, जो हमको प्राप्त हो गया, जो अंदर चला गया, उसको क्या कहते हैं, हमने पोषण प्राप्त कर लिया, इसको पोषण मिल गया। जिसको पोषण नहीं मिलता है उसको बोलते हैं ना कुपोषण है, पोषण है। उस शब्दों को पे ध्यान दीजिए, ये पोषण है। जो मतलब ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन कहते हैं। शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है ना वो पोषण होती है। अब आगे है कि शरीर जैसे ऊर्जा का स्रोत होता है बहुत जटिल होता है। आगे बताया गया है कि ऊर्जा का स्रोत बहुत जटिल होता है। ऊर्जा हमें सीधी नहीं मिलती, हमें मेहनत करनी पड़ती है, ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ती है, उसको ऊर्जा को अंदर जलाना पड़ता है तब ऊर्जा मिलती है। तो हमें भोजन अंदर लेना पड़ता है, पचाना पड़ता है, फिर उस पचाने के बाद हमें वो भोजन रक्त में चले जाते हैं। वो कण, वो पदार्थ, वो खनिज तत्व जो भी होते हैं वो रक्त में चले जाते हैं। फिर वो सीधी कोशिका उपयोग नहीं करती, उसी के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपलब्धि में जो क्रिया होती है उस क्रिया से ऊर्जा निर्मित होती है। उस ऑक्सीजन लेने से लेके जहाँ तक वो क्रिया घटित होती हैं, ऊर्जा निर्मित होती हैं, उस क्रिया को श्वसन कहते हैं। जैसे शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना। मतलब शरीर के बाहर से हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, श्वास लेते हैं, फिर वो कोशिका में जाती है रक्त के सहायता से। फिर वहाँ वो है ना जो खाद्य स्रोत होते हैं उनको विघटित करती है ना, तोड़ती है या उनको जलाती हैं। उन जलने से जो ऊर्जा मिलती है वो श्वसन कहलाता है। मतलब हमारे श्वास लेने से कोशिका के अंत छोर तक जो ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है वो सारी श्वसन कहलाती है। आगे यहाँ समझाया गया है कि एक कोशिकीय जीव होता है ना वो पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में रहता है। उसको विशेष अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको कुछ अंगों की आवश्यकता पड़ती है। एक कोशिकीय जीव होता है ना वो विशेष करके पर्यावरण में संपर्क में रहता है। जो एक ही कोशिका होती हैं वो पर्यावरण के संपर्क में रहता है, जिसको उसको जो जरूरत होती है ना, इस तरह समझ सकते हैं। ये मानो कि अमीबा है और वही एक कोशिका है, इसको जो आवश्यकता होती है वो सीधा पर्यावरण से ले लेगा। परंतु हमारा शरीर है ना बहुत तरह तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको बहुत सारी अंगों की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक कोशिका यहाँ रहती है, एक यहाँ कोशिका होती है। बाहर वाली कोशिका को तो मिल जाएगा, अंदर वाली कोशिका तक कैसे पहुँचाएगी जो चीज़ें, इसलिए हमें विशेष अंग की आवश्यकता होती है। किसी ऊर्जा को हम लेते हैं, फिर उस ऊर्जा को हम पचाते हैं, पचा के इन कोशिका तक पहुंचाते हैं। ये अलग अलग विशेष अंग से होती है। एक अंग ऊर्जा लेता है, एक ऑक्सीजन लेता है, एक अंग भोजन लेता है, एक अंग उसके कचरे को बाहर निकालता है। आगे क्या बतलाया गया है कि भोजन तथा ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। वो रक्त, हृदय ये कार्य करता है। रक्त में घुलता है, हृदय इसको पंप करके ये वहन तंत्र हो जाता है। वहन तंत्र और फिर होता है वहन तंत्र के बाद में जो हानिकारक तत्व बनते हैं उसको उत्सर्जन तंत्र से बाहर निकाले जाते हैं। अब वहन तंत्र का दोनों कार्य हैं, हानिकारक तत्वों को बाहर निकालना और अच्छे तत्वों को अंदर लाना। ये दोनों कार्य वहन तंत्र करता है। जैसे ट्रेन, बस, हवाई जहाज परिवहन का कार्य करती हैं। इस तरह हृदय में रक्त होता है, वह रक्त नलिकाएं सड़कों का कार्य करती हैं, उसके अंदर रक्त बहता है, वो बसों की तरह परिवहन का लोगों को इधर उधर ले जाती हैं। वैसे उस तरह वो भी ऑक्सीजन और भोजन के कणों को इधर उधर ले जाती हैं। ये पोषण में क्या है कि सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि हम जब कार्य न कर रहे होते हैं
तो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, और जब कार्य करते हैं तो भी हमें शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कार्य कर रहे होते हैं उस समय कार्य में ऊर्जा चली जाती है, और कार्य न कर रहे होते हैं उस समय हमारे शरीर का मेंटेनेंस चलता रहता है। इसीलिए इसी कारण तो हम जीते हैं कि बिना बाहरी कोई मेंटेनेंस किए हमारा शरीर 70, 80, 90, 100 साल तक भी चल जाता है। इसी का मेन कारण है हमारा शरीर खुद मेंटेनेंस करता है, और ये मेंटेनेंस जो होता है, जो कार्य की ऊर्जा चाहिए होती है, वो पोषण से पूरी होती है। पोषण का मतलब है शरीर को ऊर्जा और आवश्यक पदार्थों को उपलब्ध करवाना। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा आपको बताते हैं। सजीव अपना भोजन बाहरी रूप से प्राप्त करते हैं, अलग अलग स्रोतों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सजीव में भी स्वपोषी, विषमपोषी अलग अलग तरह के भोजन प्राप्त करने के तरीके होते हैं। जो सीधा सा सरल भोजन प्राप्त कर लेता है वो होता है स्वपोषी, यानी पेड़ पौधे अपना सीधा भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा वो सीधी प्राप्त करते हैं। और दूसरे होते हैं जंतु वगैरह और मनुष्य, जो दूसरों के भोजन पे आश्रित होते हैं, यानी पेड़ पौधे और जानवरों पे आश्रित होते हैं, उनसे अपना भोजन पाते हैं, वह होते हैं विषमपोषी। स्वपोषी जीव सरल भोजन प्राप्त करते हैं, इसके लिए उनको ज़्यादा पचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु विषमपोषी जीव होता है ना, वो कठिन यानी कठोर ऐसे जटिल भोजन का उपयोग करते हैं, उसको पचाना पड़ता है। उसको पचाने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं और उन्हें एंजाइम कहते हैं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, स्वपोषी यानी स्वपोषी पोषण। स्वपोषी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण और कार्बन से ऊर्जा प्राप्त करता है। ये बाहर से लेता है और अपने अंदर ऊर्जा बना लेता है। बाहर से कुछ खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लिया जाता है। सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से अपनी भोजन की जुगाड़ कर लेता है। पौधे अपना भोजन यानी स्वपोषी अपना भोजन, स्वपोषी में पौधे मेन रूप से पौधे आते हैं। वह भोजन कैसे करते हैं? पेड़ पौधे भोजन जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा, और फिर इन दोनों से जो क्रिया उत्पन्न होती है उनसे उसको ऊर्जा मिलती है। सबसे पहले जड़ों से बात करते हैं हम। जड़ों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम और अन्य कुछ खनिज तत्व या पदार्थ लिए जाते हैं। पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश पत्तियों से ग्रहण किया जाता है। ये दोनों ग्रहण करके इनमें क्रिया होती है। क्रिया से कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट एकदम उपयोग नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता, ये मंड के रूप में संचित हो जाता है। मंड के रूप में संचित होने के बाद में जैसे जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर लिया जाता है। अब जैसे ये क्रिया होती है उसमें 6 कण होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 कण होते हैं जल के। ये 12 और 6 कण जब ये क्रिया होती है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी एक तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का 1 कण बनता है, ग्लूकोज का 1 कण और 6 कण ऑक्सीजन के और 6 कण जल के बन जाते हैं। इसमें ये क्रिया होती है। तब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित होती है। सबसे पहले क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। उसके बाद में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपचयन करना, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये मिलकर कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट संचित अवस्था में चला जाता है, जो फिर पौधे को ज़रूरत पड़ती हैं तो बाद में उपयोग में लिया जाता है। किताब ये कहती है जरूरी नहीं है कि ये क्रिया एक साथ हो, ये आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरे हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। मतलब दिन में अंतिम उत्पाद बनाता है। मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा को अवशोषित करता है और फिर अंतिम उत्पाद बनता है। इस किताब में ये चित्र दिया गया है, इस चित्र को हम समझते हैं। यह पत्ती होती है, किसी पौधे की सामान्य तौर पे पत्ती होती है, इस तरह ही होती हैं, लगभग यही मानते हैं। इस पत्ती में इस तरह ये बीच में सिराएं होती हैं। ये दिया गया है, ये पूरा पटल है,
ये किनारे की शिरा है और ये मध्य में बड़ी शिरा है। और फिर क्या होता है, इस पत्ती के ऐसे हम काटते हैं तो दिखता है ऊपर और नीचे। इस शिरा में दो भाग होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम यानी एक पानी को इधर लाता है, एक भोजन को इधर उधर ले जाता है। यानी पानी और भोजन के परिवहन का काम फ्लोएम और जाइलम द्वारा होता है। अब यहाँ से ये सूक्ष्मदर्शी से देखने से ऐसा दिखता है, ये छोटी सी बिंदी है ना, इतनी बड़ा करते हैं तो इस प्रकार से दिखता है। इसमें नीचे से ये नीचे का और ये ऊपर का, ऊपर में ये इस प्रकार से बनी हुई होती हैं। ये इस तरह भी फैली हुई होती हैं और पत्ती में इस तरह भी फैली हुई होती हैं। ये क्या है, ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा। वायु कोश होते हैं अंदर और द्वार कोशिकाएं नीचे होती हैं और इसके अंदर हरित लवक होता है। ये होते हैं पत्ती के अंदर छिद्र, यानी ये खुला बंद रंध्र, खुला रंध्र और रंध्र होते हैं। ये पूरा रंध्र होता है और यहाँ पे द्वार कोशिकाएं होती हैं। जब द्वार कोशिकाएं बंद होती हैं तो वायु अंदर नहीं जाती और खुलती हैं तो वायु अंदर चली जाती है। ये बंद रंध्र है, यानी द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो बंद हो जाता है रंध्र, वायु अंदर नहीं जाती है। और ये खुल जाता है तो वायु अंदर चली जाती है। ये एक तरह का श्वसन है। मनुष्य में जिस प्रकार श्वसन होता है, सामान्य नियम पर, फिजिक्स का सामान्य नियम है कि ये बंद होता है तो वायु अंदर नहीं जाती है, खुला तो वायु अंदर जाती है। जब वायु की आवश्यकता होती है तो खुल जाता है, आवश्यकता नहीं होती है तो बंद हो जाता है। इसमें एक नुकसान है, क्योंकि इससे पौधा जो पानी लेता है वो पानी भी इससे नुकसान होता है, पानी उड़ने लग जाता है। जब वायु की आवश्यकता नहीं होती है तो ये बंद हो जाते हैं। साथ में किताब ये कहती है कि पौधा सिर्फ पत्तियों से भी वायु नहीं लेता, दूसरी जगह से भी लेता है, जड़ों से, तनों से, थोड़ी बहुत। पत्तियों से ज़्यादा मात्रा में वायु लेता है, थोड़ी बहुत वायु दूसरी जगह से भी लेता है, क्योंकि ये क्रिया पौधे के पूरे शरीर में होती रहती है थोड़ी थोड़ी। ये द्वार कोशिकाएं जब इसके अंदर पानी भर जाता है तो फूल जाती हैं और बंद हो जाता है। ये यहाँ बताया गया है कि छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती हैं और बाहर निकलता है तो सिकुड़ जाती हैं। ये छिद्र पत्तियों के, ये पत्ती होती है, इस पत्ती के नीचे की तरफ लगे हुए देख लीजिए आप। ये यहाँ बताई गई है द्वार कोशिकाएं। यहाँ से ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे खुलता है, बंद होता है, वायु की आवश्यकता होती है, यहाँ से वायु अंदर चली जाती है और वापस बंद हो जाता है। इस तरह से ये क्रिया करता है। अब पोषण में स्वपोषण हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं विषम पोषण। अब हम पढ़ते हैं विषम पोषण, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी मतलब प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप और उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। विषम पोषण यानी भोजन कितने प्रकार का हो सकता है। भोजन अचल हो सकता है, जो चल नहीं सकता, जैसे प्रकार घास, पेड़, पौधे। दूसरा होता है चल, ये मांसाहारियों के लिए है, यानी हिरण, बकरी और शेर इसको खाता है और गाय घास खाती है। ये इस प्रकार का भोजन हो गया। अब आगे ये किताब बताती है कि कुछ जीव अपना भोजन शरीर से बाहर विघटित कर लेते हैं। वह किस प्रकार के जीव होते हैं, यानी बाहर विघटित कर लेते हैं और बाद में उसका अवशोषण करते हैं। वह जीव होते हैं फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम। ये पहले ही किसी भोजन होते हैं, या यीस्ट जिस भोजन में, जिस पदार्थ में डाल दिया जाता है, वो पदार्थ सड़ता है, फिर बाहर सड़ जाता है, तो फिर वो जीव अपने अंदर भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ जीव होते हैं, अब वो भोजन बाहर से पूरा ही अपने पेट के अंदर ले लेते हैं और अंदर ही पाचन करते हैं। मांसाहारी, शाकाहारी, जो भी हम ज़्यादातर जीव देखते हैं, वो सब भोजन अपने पेट के अंदर ही पाचन करते हैं। बाहर तो विघटित करने वाले जीव बहुत कम हैं। फफूंदी, यीस्ट, मशरूम ये चीज़ों को सड़ा देते हैं। हम कहते हैं ना चीज़ सड़ गई है, वो सड़ी नहीं है, इनका ये अपना भोजन बना रहे होते हैं, वो अपना भोजन तैयार कर रहे होते हैं, बाहर में विघटित करके अंदर अवशोषण कर लेते हैं, यानी उसका शौक लेते हैं अंदर। अब भोजन जीवों से किस प्रकार लेते हैं, यानी जीवों को मार करके या उसको बिना हानि पहुंचाए, उसको हानि पहुंचा करके या बिना हानि पहुंचा के। जिस प्रकार कुछ घास होती हैं जिसको गाय पूरी खा लेती है, वो हानि पहुंचाती है, और कुछ फल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसका हम फल लेते हैं तो उस पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचती है, और कुछ पेड़ पौधों को हमें जड़ से ही काटना पड़ता है, उस चीज़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं। कुछ जैसे शेर और मांसाहारी खाने वाले जीव को मार के खा लेते हैं, उस जीव को हानि पहुंच जाती है। और कई प्रकार के मांसाहारी जैसे दूध, अंडे होते हैं, वो हम जिस जीव से हमें वो मिलते हैं, उस जीव को बिना हानि पहुंचाए लेते हैं, यानी उस जीव को मारते नहीं हैं
दूध और अंडे हम सीधे उनसे ले लेते हैं, उस जीव को कुछ हानि नहीं पहुंचती। हाँ, कुछ मानसिक रूप से पहुंचती है और शारीरिक रूप से उस जीव को कोई हानि नहीं पहुंचती है। अगला बिंदु है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। अब देखते हैं जीवों में पोषण में आगे। सभी जीवों के भोजन ग्रहण करने के तरीके भिन्न भिन्न हैं। पाचन तंत्र भी भिन्न है और पाचन के तरीके भिन्न और पचाने के तरीके भी भिन्न हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। पाठ के शुरुआत में भी बताया था। और अब देखते हैं एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव मानव, शेर, गाय, बहुत सारी कोशिकाएं वाले जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव अपनी एक कोशिका से ही भोजन करते हैं, उसके पास विशेष अंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि एक ही कोशिका होती है। और एक कोशिकीय जीव रेखा चित्र ये इस किताब में दिखाया गया है। अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है देख लीजिए। शुरुआत में अमीबा है, ये शुरुआत में ये अमीबा और ये भोजन यानी खाद्य कण है। और ये अमीबा ये कोशिका है, कोशिका का केंद्र है और ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। तो शुरुआत में अमीबा यहाँ ऐसे है और ये इसको खाने में ये अपने उंगली जैसा एक पक्ष मांसपेशी निकालता है, ये शरीर के अंदर लपेट लेता है। पक्ष पादाब यानी कूटपाद। पादाब और ये मतलब कूटपाद में ये झूठे हैं, ये दिखावे के लिए ऐसे निकालता है। कोशिका में से ये पूरी कोशिका है, कोशिका में ऐसे निकलता है और उस खाद्य पदार्थ को धीरे धीरे ग्रहण कर लेता है। ये खाद्य कण और बीच में खाली जगह रह जाती है और इस तरह ग्रहण कर लेता है और इसी प्रकार इसके अंदर समा लेता है। और फिर इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो सारी इस द्रव्य में मिलती हैं, सारा भोजन मिलता है। और जो काम की नहीं होती हैं वो विसरण विधि से बाहर निकल जाती हैं। अब समझाते हैं विसरण विधि क्या है। एक कोशिकीय जीव विसरण विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं। श्वसन उत्सर्जन जो भी करते हैं वो एक कोशिकीय जीव विसरण विधि के द्वारा करते हैं। अब हम समझ सकते हैं, जैसे एक रुई का टुकड़ा होता है, हम समझ रहे हैं विसरण विधि। जैसे एक रुई का टुकड़ा होता है और जैसे उसको पानी के संपर्क में लाया जाता है। रुई के अंदर खाली जगह होती है और उसके अंदर पानी नहीं होता है। पानी में लाते ही बहुत जल्दी से वो पानी रुई के अंदर चला जाता है। ये कहते हैं, इसको कहते हैं विसरण विधि। क्योंकि रुई के अंदर खाली जगह थी, पानी कम था, बाहर पानी ज़्यादा था, अधिक से कम की ओर चला जाता है। यानी इधर पानी अधिक था, पानी पे दबाव पड़ रहा था और खाली जगह दिखी तो पानी उसके अंदर घुस गया। दूसरा इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक ट्यूब होता है, ट्रैक्टर, साइकिल, कोई भी ट्यूब, फुल हवा भर देते हैं तो बाहर की हवा से अंदर की हवा ज़्यादा हो जाती है। तो उसका ढक्कन खोलते हैं, नली खुली कर देते हैं तो वो हवा बाहर निकलने लगती है। क्योंकि बाहर हवा का दबाव कम था, अंदर की हवा ज़्यादा हो गई। एक जगह ज़्यादा हवा इकट्ठी होने से वो हवा बाहर निकलने लगी और अंदर और बाहर की हवा संतुलित हो गई। जैसे दोनों में बराबर हो जाता है तो विसरण विधि एकदम पूरी हो जाती है। विसरण विषय कहते हैं दोनों चीज़ें समान होना, दोनों सतह में बाहर और अंदर समान होना, यानी विसरण विधि कहलाती है। एक कोशिकीय जीव इसी प्रकार अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब बात आती है कि जटिल जीव होते हैं, उनमें अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। सभी कोशिका यानी सतह के संपर्क में नहीं रहती है, इसलिए विसरण विधि संभव नहीं है। विसरण विधि में बाहर वाली, जैसे माना कि ये इतनी बड़ी किताब है और यहाँ एक कोशिका है, इस अंदर वाले के लिए इधर से पहुँचाना है तो एक दूसरे ये अंदर की, माना कि अंदर की सीधी टच में नहीं है तो विसरण विधि से इसमें जाने में वर्षों का, सैकड़ों वर्षों का समय लग जाएगा। इसलिए विशेष अंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बहुकोशिकीय जीव बढ़ते हैं, उनमें एक कार्य करने के लिए एक विशेष अंग होता है। श्वसन के लिए अलग, पाचन के लिए अलग, वहन के लिए अलग अंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि वो बॉडी बहुत जटिल हो चुकी है, इसलिए उसमें विशेष अंग की ज़रूरत पड़ती है। विसरण विधि काम में नहीं आती। अब हम पढ़ते हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य एक जटिल प्राणी है। मनुष्य एक विषमपोषी है। ये स्वपोषी नहीं है, ये विषमपोषी हैं और बहुकोशिकीय हैं और ये जटिल प्राणी हैं। इसमें एक विशेष अंग एक कार्य करता है। ये है मनुष्य के पाचन तंत्र का रेखा चित्र। मनुष्य में पोषण शुरू करते हैं। अलग अलग भोजन स्रोत से मनुष्य मांसाहार और शाकाहार दोनों खाता है और अपने भोजन जिस स्रोत से शुरू करता है, मनुष्य के अंदर एंट्री करता है मुंह से भोजन इस नाल में अंदर चला जाता है। फिर आती है ग्रसनी, ये नाल दिख रही है आपको,
मुंह से भोजन चबाता है, यहाँ से इसका पाचन शुरू हो जाता है। लार दांतों से चबाना शुरू करता है, छोटा करता है भोजन, लार साथ में मिलती हैं और फिर गले के मार्ग से अंदर चला जाता है। फिर यहाँ पे एक कर्माकुचन गति होती है, जैसे एक नली है वो एक यहाँ से पिचकेगी, फिर आगे से ऐसे पिचकती चली जाएगी। ये ऐसे लेयरदार बनती बनती ये भोजन को आगे धकेलती चली जाएगी। यहाँ से दबेगी तो भोजन आगे खिसक जाएगा, फिर भोजन जहाँ है वहाँ से दबेगी तो भोजन आगे खिसक जाएगा, फिर यहाँ से दबेगी भोजन आगे खिसक। इसे कर्माकुचन गति होती है, यानी एक जगह से दबती है, ऐसे 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 दब दबते भोजन को आगे खिसकाती रहती है। फिर भोजन आ जाता है गर्शिका इस नली से आमाशय में। आमाशय में बहुत केमिकल, आमाशय में एक HCl केमिकल भरा रहता है, उसमें भोजन का पाचन आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर यहाँ से भोजन अलग अलग अंगों द्वारा अलग अलग अपना योगदान दिया जाता है। फिर भोजन आता है छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और फिर बाहर कर दिया जाता है। भोजन के आवश्यक पदार्थों का अवशोषण हो जाता है, जल से लेकर के सभी पदार्थों का। फिर बचा हुआ जो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होता, उसका अवशोषण शरीर नहीं कर पाता या शरीर के काम का नहीं होता है, वो बाहर कर दिया जाता है। इसमें विशेष अंग काम में आते हैं, विशेष अंग काम में आते हैं आमाशय, शुद्रांत, अग्नाशय, यकृत, पित्तनली और बृहदांत्र परिशेषिका। ये विशेष अंग मुंह से लेके जीवा से लेके सारे अंग, ये पूरी आहार नाड़ है। मुंह से शुरू होती है और गुदा तक खत्म होती है, ये पूरी आहार नाड़ है ये। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। इस किताब में जो दिया है हम वही पढ़ेंगे। किताब हमें ये बताती है कि एक बार भोजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है। इसमें 3 स्थिति होती हैं। एक बार सामान्य तौर पे एक बार भोजन करने के बाद यहीं से ही निकलता है, भोजन शुद्ध हो। यदि भोजन शुद्ध होता है तो एक बार प्रवेश करने के बाद सारा पाचन क्रिया हो जाती है और फिर यहाँ से भोजन निकल जाता है। भोजन अशुद्ध हो तो यहाँ तक आ गया भोजन आमाशय तक, तो भोजन अशुद्ध हो तो ऊपर की तरफ उल्टी के द्वारा वापस निकल जाएगा। भोजन अशुद्ध हो और भोजन यहाँ तक चला गया, बाद में पता चला कि भोजन अशुद्ध है, तो दस्त के द्वारा बाहर निकलेगा। दोस्तों ये बात ध्यान देने योग्य है। भोजन के बारे में 3 स्थिति होती है। भोजन शुद्ध हो तो पूरा पाचन होके कचरा बाहर निकलता है, हमारे शरीर के लिए वो कचरा है, उसको दूसरे जानवर खाते हैं, उनके लिए वो पोषण है। परंतु भोजन अशुद्ध होने की स्थिति में 2 तरफ से बाहर निकलता है। हमारे शरीर को जब पता चलता है कि भोजन अशुद्ध है, और तब भोजन कहाँ होता है और नज़दीकी रास्ता कौन सा होता है। यहाँ जाने की आमाशय से नीचे जाने के बाद भोजन इधर से बाहर निकलता है, और आमाशय से पहले के रास्ते से भोजन इधर से बाहर निकलता है। भोजन हमारे मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है। जब हम उसको छोटा करते हैं तो दांतों के द्वारा फिर उसके अंदर लार मिल जाती है, जिससे लाला रस कहते हैं, जिसमें एक एंजाइम होता है जिसको लार एमिलेस कहते हैं। ये मंड जैसे जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित करता है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तो दांत बांट देते हैं, पर यह सिर्फ भौतिक रूप से होता है। मतलब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में दांत तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू कर देता है, परंतु ये रासायनिक रूप से नहीं होता। ये भोजन को बाहर से दिखावे के रूप में होता है। रासायनिक रूप से सबसे पहले भोजन को पचाना शुरू करता है एंजाइम, और जीभ में लार में वो एंजाइम होता है, उसको नाम होता है एमिलेस। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहते हैं, यानी वो उसको उत्प्रेरित करते हैं कि ये काम करो तुम। भोजन जब आमाशय में प्रवेश करता है, इस प्रकार का होता है आमाशय, यानी इस प्रकार से एक आमाशय होता है। भोजन इस आमाशय में प्रवेश करता है तो यहाँ पे खतरनाक केमिकल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये इस भयंकर अम्लता होती है, इसके अंदर बहुत खतरनाक होता है। ये अब इंसानी चमड़ी पे लग जाता है तो चमड़ी तक जल जाती है, परंतु ये क्यों नहीं जलती है, इसके पीछे कारण है। इसकी परत होती है ना, उसके परत पे चारों तरफ श्लेष्मा लगा होता है। जैसे हमारे नाक में से जुकाम होने पे जो पश आता है ना, उसी तरह यहाँ पे एक चिकना पदार्थ लगा रहता है। वो पदार्थ आमाशय में भित्ति को, आमाशय की जो दीवार होती है उसको जलने नहीं देता है, और फिर भोजन की वो सामत आती है। उस भोजन को बड़े केमिकल के अंदर से उल्ट पलट घुमाया जाता है, जिससे भोजन थोड़ा बहुत टूट जाता है। अभी पूरा नहीं टूटता भोजन, यहाँ पे भोजन थोड़ा बहुत टूट जाता है। और इसके अंदर प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन।
पेप्सिन एंजाइम होता है इसके अंदर, जो भोजन को टूटने की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है। आपने कभी सुना होगा, ये किताब में लिखा हुआ है कि एसिडिटी का मतलब होता है अम्ल की मात्रा बढ़ जाना। कभी कभी व्यक्तियों को एसिडिटी हो जाती है, उसका मतलब होता है कि आमाशय में अम्ल ज़्यादा हो जाता है, तो एसिडिटी फील होती है हमें। और एसिडिटी को दूर भगाने का है सार। कोई सारी पदार्थ यूज करें तो हम एसिडिटी को कम कर सकते हैं, क्योंकि अम्ल और सार दोनों आपस में उदासीन होते हैं, दोनों एक दूसरे की क्रिया को काट देते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान देने योग्य है, भोजन यहाँ से प्रवेश करता है, यहाँ तक जाता है, ये पूरी नली खुली हुई नहीं होती है, इसमें जगह जगह अवरुद्ध लगे हुए होते हैं। जगह जगह अवरुद्ध, यहाँ पे अवरुद्ध लगा हुआ होता है, और आमाशय से निकलने के बाद यहाँ पे अवरुद्ध लगा हुआ होता है। जहाँ जहाँ जो अंग शुरू होता है पाचन का, दोनों अंगों के निकलने और अंदर घुसने और निकलने के किनारे पे अवरुद्ध लगे हुए होते हैं। इन अवरुद्धों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब भोजन आमाशय के अंदर आ जाता है तो ये अवरुद्ध बंद कर देता है, यहाँ से वापस इधर न जाए, ये भी बंद रहता है, इधर न जाए। ये क्रिया पूरे होने के बाद ये खुलता है और दूसरे अंग में आता है। तो अब यहाँ से भोजन आमाशय से फिर छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आने के लिए आमाशय से भोजन अब शुद्र आंत में प्रवेश करता है, तो ये अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। शुद्र आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अब भोजन आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत का चित्र मैंने ऐसे ही बनाया है सिर्फ समझने के लिए, बाकी ये ज़्यादा बड़ी होती है और ज़्यादा कुंडलित होती है, यानी कम आकार में सांप की तरह ऐसे घूमी हुई रहती है, जो कम जगह में एडजस्ट हो जाए। ये सबसे लंबा भाग होता है पाचन तंत्र का। अवरोधनी पेशी जहाँ यहाँ पे लगी हुई होती है, यहाँ पे आमाशय और ये जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पे एक पेशी लगी हुई होती है, जो आमाशय के भोजन को इधर आने से रोकती है और इधर के भोजन को उधर जाने से रोकती है। जब ये भोजन आमाशय का काम पूरा हो जाता है तो भोजन इसमें स्थानांतरित हो जाता है। इसमें भोजन स्थानांतरित होने के बाद हम कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं। आहार नाल के बारे में कहते हैं, आहार यानी शुद्र आहार नाल सबसे लंबा भाग है शरीर का, और मांस का पाचन सरल होता है, इसलिए मांसाहारियों की शुद्र आंत छोटी होती है, और शाकाहारी जो घास खाते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, उस जीवों की आंत बड़ी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन काफ़ी मुश्किल होता है। अब आगे क्या कहते हैं, शुद्र आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। मतलब शुद्र आंत में पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन हो जाता है। आमाशय इस क्रिया को शुरू करता है और शुद्र आंत इसको खत्म करता है। अब शुद्र आंत में कौन कौन से अंग और सहायता करते हैं? यकृत और अग्नाशय इसमें प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायता करता है। अब यकृत का क्या काम है? यकृत ये है, ये देख लीजिए, यकृत यानी ये यकृत है, आप समझ सकते हैं। लीवर यकृत, ये यकृत है इस प्रकार का। ये करता है पित्तरस का स्राव। पित्तरस जो इस शुद्र आंत में भोजन गया है, उस भोजन को अम्लीय, जैसे यहाँ पे भोजन अम्लीय होता है, HCl अम्ल के कारण यहाँ पे उस भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्तरस उस भोजन को क्षारीय बनाता है ताकि आगे का पाचन अच्छी तरह से हो सके, आगे वसा का पाचन अच्छा हो सके। यहाँ पित्तरस के कारण भोजन को क्षारीय बनाया जाता है। अब आगे कहते हैं, यकृत और अग्नाशय शुद्र आंत को अपनी तरफ से ऐसी पाचन रस प्रदान करता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा को पूरी तरह से पचा देता है। आमाशय से जब भोजन शुद्र आंत में आता है तो ये अम्लीय होता है, और यकृत इसे पित्तरस द्वारा इस भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्तरस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। वसा पर अग्नाशय का रस का सीधा असर नहीं होता, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। किस तरह तोड़ता है देखते हैं। पित्तरस जिस तरह साबुन मेल को तोड़ता है, पित्तरस कैसे तोड़ता है? जिस तरह साबुन यानी मेल को कैसे तोड़ता है? साबुन मेल को इमल्सीकरण के द्वारा तोड़ता है, उसी प्रकार ये पित्तरस वसा को उसी तरह तोड़ देता है, वह सेम क्रिया के जैसे तोड़ता है। अब आगे हम यहाँ देखते हैं, पित्तरस वसा का इमल्सीकरण कर देता है। इमल्सीकरण का वसा पाचन लाइपेज एंजाइम के कारण होता है। जब इमल्सीकरण हो जाता है वसा का, तो वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। लाइपेज एंजाइम निकलता है अग्नाशय से, अग्नाशय रस के द्वारा। इसके बाद अग्नाशय अपना रस स्रावित करता है। अग्नाशय का काम होता है
वसा और प्रोटीन को पाचन में सहायता करना। दो उत्प्रेरक यहाँ पे छोड़ते हैं। दो उत्प्रेरकों के सहायता से प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन होता है लाइपेज एंजाइम्स के द्वारा जो अग्नाशय रस से निकलता है। और फिर होता है प्रोटीन का पाचन होता है ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा। ट्रिप्सिन एंजाइम भी अग्नाशय रस से निकलता है। अब आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आगे क्या है, छोटी आंत के भित्ति में उपस्थित एक ग्रंथि होती है। अब अग्नाशय ने काम कर दिया, यकृत ने अपना काम कर दिया, जिससे इसका पाचन हो जाता है। फिर छोटी आंत की जो दीवार होती है उसके अंदर ग्रंथि होती हैं। वो ग्रंथि क्या करती हैं, वो आंत रस स्रावित करती हैं। अब बचा कुचा काम ये ग्रंथि करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, अब प्रोटीन का आधा काम तो उधर पीछे तमाम हो गया। अब पीछे बचा काम ये आंत्र की भित्ति कर देती है। आंत्र की भित्ति में जो एंजाइम निकलता है वो उससे प्रोटीन को एमिनो अम्ल में टूट जाता है और जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में टूट जाता है और वसा होता है वश्य अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में ये परिवर्तन होने के बाद का काम होता है उसमें अवशोषण करना, उस चीज़ों को ठिकाने पे पहुंचाना। जैसे इस प्रकार से मैंने ये एक रफ डायग्राम में से समझाया है कि ये मानो कि ये दीवार है, अंदर पाइप है, ये शुद्ध नाथ का पाइप इस तरह है। इसमें बाद में ऐसे छोटे छोटे रोम लगे हुए रहते हैं। ये रोम जब ये सारा काम टुकड़ों में टूटने का, मसलने का काम हो जाता है भोजन को, तो फिर यहाँ से अवशोषण शुरू होता है। उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो यहाँ से रक्त में मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे सारा रक्त आया हुआ रहता है। जब भोजन पचने का कार्य शुरू होता है ना तो रक्त यहाँ पे आ जाता है। कहते हैं भोजन खाने के बाद हमें आलस आने लगता है। आलस इसलिए आने लगता है कि सारा खून का, सारे शरीर का खून इधर आ जाता है और ये जो तत्व होते हैं वो तत्व ले जाने के लिए आ जाते हैं। जैसे परिवहन की गाड़ी आ जाती है ना, कभी कोई परीक्षाएं होती हैं, इसलिए स्टूडेंटों को या चुनाव में अध्यापकों को ले जाने के लिए परिवहन की बसें काम करती हैं। उसी तरह ये भी इस टाइम यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वैसे माहौल हो जाता है। तो ये सारा रक्त इधर आधे से ज़्यादा, मतलब शरीर का अधिकांश रक्त इधर आ जाता है और ये जो तत्व होते हैं पोषण तत्व उनको लेने के लिए यहाँ पे सारा काम तमाम होने के बाद पोषण तत्व की छंटनी होती है। उस छंटनी में यहाँ से रक्त के द्वारा ये चीज़ें अवशोषित कर दी जाती है। इसको अंगुली नुमा दीर्घ रोम कहते हैं। ये एक रोम होते हैं, परवर्ध रोम होते हैं। इस परवर्ध रोम इसको कहते हैं परवृद्ध रोम, बाल जैसे होते हैं। ये सारा चीज़ अवशोषित करके रक्त में मिला देता है। रक्त यहाँ से इस चीज़ को लेके चला जाता है। इससे बचा हुआ भोजन, अब ये इसने जितना अवशोषण करना था, इसकी क्षमता थी या इसको जितना चाहिए था, जैसा शरीर को चाहिए था वैसा अवशोषण यहाँ से हो जाता है। फिर ये पूरा जो बचा हुआ कचरा या खाना भोजन कुछ भी कहो वो आगे बड़ी आंत में भेज देता है। यहाँ से इससे आगे बड़ी आंत इससे आगे बड़ी आंत कनेक्ट रहती है। बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में भी एक पेशी होती हैं जो उसको बीच में से बंद रखती हैं, नियंत्रित रखती हैं। वो पेशी खुल जाती हैं और फिर भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में भोजन पचा हुआ भोजन सब कुछ उसमें से निकाल लिया गया है और पीछे बचता है भोजन के अंदर पानी और वो रबड़ी जैसा भोजन। फिर उसमें से बड़ी आंत को आप समझते हैं थोड़ा, बड़ी आंत लगभग इसी प्रकार से होती हैं और बड़ी आंत में यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। इस पेशी को खुलने से भोजन इसमें प्रवेश करने लगता है। भोजन यहाँ से यहाँ तक चलता है, तब तक भोजन में जो भी थोड़े बहुत बचे कुछ तत्व और पानी का अवशोषण हो जाता है। शरीर को जो पानी की जरूरत पड़ती है वो यहाँ से अवशोषित हो जाता है। फिर यहाँ पे एक बड़ी क्षेपण गुदा अवरोधनी लगी हुई होती है। ये अवरोधनी भोजन को बाहर निकलने से रोकती है। जब ज़्यादा भोजन आ जाए, बाहर निकलने की उचित जगह हो, तब यहाँ से भोजन बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब हम पढ़ते हैं श्वसन। श्वसन क्या है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये मैंने नोट्स बनाए हैं, यानी किताब में जो लिखा है वही लिखा है, थोड़ा बहुत मेरी तरफ से समझाने के लिए मिला के लिखा है। श्वसन, हमने जिस भोजन का पाचन किया है उसको अब ऊर्जा में परिवर्तन करना बाकी है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। शरीर के अंदर लिए गए पोषण को अलग अलग जीव अलग अलग प्रक्रिया से उपयोग करते हैं। अलग अलग जीव अलग अलग प्रक्रिया में उपयोग कैसे करते हैं? कुछ जीवों में ये ऑक्सीजन से होता है और कुछ जीवों में ये बिना ऑक्सीजन से ही होता है। एक कोशिका के कुछ जीव होते हैं जो बिना ऑक्सीजन से ही अपने अंदर श्वसन पोषण लेके उस पोषण को विखंडित करके अपने
शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। परंतु मनुष्य, यहाँ मेन चीज मनुष्य के लिए दिखाई गई है। ये पाठ मेन चीज मनुष्य पे आधारित है। इसलिए मानव में श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी श्वसन में, श्वसन तो मेन ऑक्सीजन का ही नाम है श्वसन, परंतु जो भोजन का विखंडन होता है ना, वो श्वसन के कारण ही हो पाता है। भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कई जीवों में वायवीय श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन को ग्लूकोज पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में बदल जाता है। मानव, गाय, बकरी जो बड़े बड़े होते हैं, श्वास लेते दिख रहे हैं आपको, उसमें जो भोजन की प्रक्रिया है वह पाचन के बाद में जो पोषण मिलता है उसकी ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वह श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और उनको श्वास लेना ही पड़ता है, ऑक्सीजन लेनी ही पड़ती है। कई जीवों में अवायवीय श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ये क्रिया किण्वन के समय यीस्ट में होती है। यीस्ट को हम बंद करके रख देते हैं किसी चीज में तो भी वो अपना जीवन जी लेते हैं, यानी वो ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जो भोजन वो खाएंगे वो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही अपना भोजन की ऊर्जा में, वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही अपनी ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। परंतु बड़े जीवों के साथ में जो श्वास लेते दिख रहे हैं उनके साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो वायवीय श्वसन करते हैं। उनकी कोशिका इस तरह से बनी है कि वो वायवीय श्वसन के बिना जिंदी नहीं रह पाती। इसलिए हमें ऑक्सीजन लेनी ही पड़ती है, हमें श्वास लेना पड़ता है। बिना श्वास हम जिंदे नहीं रह पाते हैं। हमारी ऊर्जा कोई काम की नहीं है, बिना ऑक्सीजन के हमारी कोशिका काम नहीं करती है, हम उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि सभी क्रियाओं में ग्लूकोज का 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होता है। मतलब जिस प्रकार हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम किताब का ही है, हम इसको समझाते हैं। क्या होता है कि ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन वाला अणु होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु होता है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है कि ये कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट अणु में बदल जाता है प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। ये पढ़ा था हमने। अब ये जो पाइरुवेट बना है ये 3 कार्बन वाला अणु है। ये क्या होता है, इसका भी विखंडन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के अभाव में होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये 3 तरह से होता है। ये अलग अलग जीवों में दिया गया है, सभी जीवों में ये 3 तरह से होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में होता है, किताब में बताया गया है यीस्ट में होता है। यीस्ट में ये, इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी नहीं है। यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया होती है तो क्या बनता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, ये ऊर्जा बनती है। और यही क्रिया हमारे अंदर होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा का हम उपयोग कर लेते हैं, जल का भी उपयोग कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है हमारे श्वसन के द्वारा। एक बात ये रही। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं, पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये वायवीय श्वसन है। कभी कभी हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन होता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जब हम ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा व्यायाम करते हैं या ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में कुछ मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ये दर्द आप सभी ने महसूस किया होगा। कभी कभी आप क्षमता से ज़्यादा काम कर लेते हैं तो ऐसा दर्द होता है। असल में होता क्या है कि सामान्य तौर पर हमारे शरीर में ऑक्सीजन मिलती रहती है, तो वायु की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन का अभाव होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। उस ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुवेट का विखंडन तो होता है परंतु वह दूसरे रास्ते से होने लगता है। पाइरुवेट का विखंडन तो जरूरी परंतु वह दूसरे रास्ते से होने लगता है, जिसमें पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। प्लस ऊर्जा तो निकलती है कार्बन, परंतु लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है जिससे हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। ये एक क्रिया है,
ये हमेशा वायु के उपस्थिति में होती है। कभी कभी वायु का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन का अभाव के कारण ये क्रिया इस तरह होने लगती है। अब हम इसको समझ सकते हैं, ऑक्सीजन का अभाव हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा और कार्बन के 3 अणु निकलते हैं। ये तीनों चीजें समझ चुके हैं हम। इस रेखा चित्र से हम, ये डायग्राम बनाया गया, इससे समझ चुके हैं। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, 3 पथों से ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, श्वसन प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है वह ऊर्जा, उस ऊर्जा से उसी समय एटीपी अणु का निर्माण हो जाता है। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा निकलती है, जो श्वसन प्रक्रिया, जिस विखंडन प्रक्रिया से ऊर्जा निकलती है, पायरुवेट का विखंडन होता है, उस समय जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ लिया जाता है, एटीपी अणु के निर्माण में। वो एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में भंडारित हो जाता है, यानी स्टोर हो जाता है। जैसे बैटरी में ऊर्जा स्टोर होती है, उस तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस या बैटरी है, उसमें इस भंडारित हो जाता है। जब कभी भी कोशिका को जैव प्रक्रम करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए कोशिका को उस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो उस एटीपी अणु का विखंडन होता है। उस ऊर्जा है ना, उस एटीपी अणु का विखंडन होता है और उस विखंडन से फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा का उपयोग वो कोशिका कर लेती है किसी भी कार्य के। जिस प्रकार हम बैंकों में या अपने पास धन भंडारित करते हैं, उस धन का उपयोग करते हैं, उसी तरह ये एटीपी अणु के रूप में ऊर्जा का भंडारित हो जाता है, भंडारण हो जाता है। उस भंडारण से ऊर्जा, एटीपी अणु का विखंडन करके उस ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है। दोस्तों, हम आगे समझने की कोशिश करेंगे श्वसन, यानी हमारी अब तो श्वसन की जो आंतरिक क्रिया थी, जो हम समझे कोशिका के अंदर हुई थी, उस क्रिया को हम समझे थे। हमने ग्लूकोज को किस तरह विखंडित करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो समझे थे। परंतु हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, ये जो लेने की प्रक्रिया है, अंदर लेने की, जिस तरह हमें भोजन अंदर लिया था, इसी तरह हमें श्वास अंदर लेना है। भोजन और श्वास अंदर लिया जाता है, फिर दोनों चीजें मिल जाती हैं। जिस प्रकार हम भोजन अंदर लेते हैं वो पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन का, पोषण को अंदर लेने का पाचन तंत्र, उसको पाचन तंत्र कहते हैं। और श्वास को अंदर लेने के लिए हम श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी ये श्वसन तंत्र यानी फेफड़े वगैरह आते हैं। और भोजन को अंदर लेने आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये आती हैं भोजन को पचाने के लिए। भोजन पच जाता है, फिर सांस लेते हैं, ये दोनों मिलके, ये भी रक्त में मिलता है, ये भी रक्त में मिलता है। यहाँ पे रक्त आता है, भोजन के कणों को लेता है। यहाँ पे रक्त आता है, जो श्वास के ऑक्सीजन आई है श्वास के अंदर, उसको लेता है। ये दोनों को कहाँ भेजता है, कोशिका के अंदर, एक एक कोशिका के अंदर पहुँचाता है। वहाँ कोशिका के अंदर क्रिया होती हैं, वो क्रिया हमने समझी। अब ये क्रिया हम समझ चुके हैं। अब हम श्वास लेने की क्रिया को समझेंगे, यानी श्वास लेने की क्रिया को समझेंगे। श्वास के अंदर लेने के बाद जो क्रिया हुई थी वो हमने समझ ली है। अब हम श्वास लेने की क्रिया को समझेंगे। दोस्तों, श्वसन सिर्फ मनुष्य या जीवों में नहीं, हमने श्वसन इसमें भी पढ़ा था। इसमें भी ये वायु अंदर लेता है, ये भी श्वास लेता है। हम इसको कैसे समझते हैं, ये श्वास विसरण विधि द्वारा लेता है। कैसे? जैसे एक कोशिकीय जीव अपना सारा भोजन अंदर लेता है, वायु जो जरूरत होती है, जो चीजें, वो विसरण विधि द्वारा लेता है। इस तरह पेड़ पौधे भी विसरण विधि द्वारा लेता है। इनका यह श्वसन तंत्र और भोजन तंत्र पूरा फैला हुआ रहता है। पेड़ पौधों की कितनी सारी पत्तियां होती है, उस पत्तियों का कितना क्षेत्रफल होता है। यदि एक पत्ती को ऐसे ऐसे लगा दिया जाए, पत्ती की पत्ती पत्ती पत्ती, और इस पत्ती के ऊपर और नीचे जो क्षेत्रफल आता है वो कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा। दोस्तों, वो सारा क्षेत्रफल एक सौर ऊर्जा की प्लेट की तरह बिछा हुआ रहता है। सारी ऊर्जा इसके ऊपर पड़ती है, सूर्य की सारी ऊर्जा यहाँ पे पड़ती है, उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। और इसके संपर्क में जो वायु रहती है, इसके संपर्क में ऊपर नीचे जिस क्षेत्रफल के अंदर वायु रहती है, वो वायु उसको चारों तरफ से घेरी रहती है। हमारे शरीर में वायु घिरी हुई नहीं रहती है, हमारा शरीर अंदर सारा पैक होता है सिस्टम। तो इसके लिए ये श्वसन तंत्र है। पत्तियां श्वसन और भोजन का स्रोत होती हैं, मेन पत्तियां। तो इनके दोनों तरफ छिद्र होते हैं। उन छिद्रों में जब वायु की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है,
जब ज़्यादा कम होने लगती हैं तो विसरण प्रक्रिया से द्वारा वह छिद्र खुल जाते हैं और वह ऑक्सीजन बाहर जाने लगती है या वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर आने लगती है। इस तरह मनुष्य में ये कार्य नहीं होता है, इसीलिए ये श्वसन फेफड़ों द्वारा लिया जाता है। फेफड़ों द्वारा हवा अंदर ली जाती है, फिर यहाँ से ली जाती है। तो इसको हम समझते हैं। एक बात समझने जैसी है, जैसे किताब में समझाया गया है, मैं उसी को ही समझा रहा हूँ। हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो फेफड़ों में जाके रहती है। इसी तरह जो जलीय जीव रहते हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग, जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती हैं वो अंदर लेते हैं और उसी से उपयोग करते हैं। और एक बात और, जल में ऑक्सीजन वायु की तुलना में कम होती है, इसीलिए इनकी सांस लेने की, जो मछली वगैरह जल में रहते हैं उनकी सांस लेने की यानी वो ऑक्सीजन लेने की दर ज़्यादा होती है, यानी वो ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं उनके अंग। हमारे तुलना में ऑक्सीजन उनको कम मिलती है। जितनी ऑक्सीजन कम मिलती है उनको, उतना ज़्यादा उनके अंगों को मेहनत करनी पड़ती है। मनुष्य का डायग्राम, जहाँ से मनुष्य श्वास लेना शुरू करता है, यहाँ से वायु अंदर जाती है तो यहाँ पर होता है कुछ रोम बाल होते हैं और श्लेष्मा चिपका हुआ होता है। फिर यहाँ पे सेलिया होती है अंदर श्वास नली के अंदर, जो वायु को फिल्टर करने का काम करती है। बालों के अंदर श्लेष्मा, और श्लेष्मा एक चिकना होता पदार्थ यहाँ पे जो धूल कणों को यहाँ पे सोख लेता है और फिर वायु अंदर जाती है। ये होता है श्वास नली, और इसके अंदर उपास्थि वलय होते हैं। ये गोलाकार होते हैं, यानी ये चिपकने नहीं देते हैं इस श्वास नली को। कंठ से वायु अंदर जाती है यहाँ पर, ये श्वास नली को चिपकने नहीं देता है, जिससे श्वास नली खुली रहती है और सारा वायु इसके अंदर चली जाती है। फेफड़ों के अंदर वायु जाने के बाद ऐसी ऐसी कूपिकाएँ लगी रहती हैं। ये कूपिकाएँ ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेती है वायु में से, और जिससे बाद में रक्त के अंदर ये ऑक्सीजन मिल जाती है। ये होती हैं पसलियाँ, और इसके नीचे होता है डायफ्राम। ये पसलियाँ ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, पसलियाँ ऊपर नीचे होती है और डायफ्राम भी ऊपर नीचे होता रहता है। जब पसलियाँ फैलती हैं, डायफ्राम नीचे आता है, तो ये क्षेत्रफल ऐसे बढ़ता है गुब्बारे की तरह और वायु अंदर जाती है। ये मुख्य कार्य होता है पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ फैलना और ऐसे सिकुड़ना फेफड़ों का काम नहीं है, ये काम पसलियाँ करती है, और पसलियाँ सीधे दिमाग द्वारा कंट्रोलित होती है। ये अपने आप चलता रहता है। फेरना और सिकुड़ना पसलियों का काम है, डायफ्राम का काम है। डायफ्राम फैलता है तो श्वास अंदर आती हैं, और श्वास अंदर आती हैं तो इस प्रकार की कूपिकाएँ फेफड़ों के अंदर होती हैं, वो ऑक्सीजन का अवशोषण यानी उसको अवशोषित कर लेती है। अब यहाँ पे रक्त की छोटी छोटी नलियाँ होती हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाता है और पूरे शरीर में चला जाता है, और वहाँ से वापस आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वायु के अंदर मिल जाती है और बाहर निकाल दी जाती है। कुछ वायु ऐसी होती हैं जो फेफड़ों के अंदर पहले से ही भरी रहती है। जिस प्रकार पहले से ही अवशिष्ट यहाँ पे फेफड़ों के अंदर रहता है, शुद्ध हवा अंदर जाती है तो ये अवशोषित कर लेते हैं, और फेफड़ों के अंदर वो खराब हवा रहती है वो बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार ये कार्य चलता रहता है। अब जब श्वास हम अंदर ले लेते हैं तो उसके बाद तो फेफड़ों से पूरे शरीर में उसी ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए रक्त के अंदर एक ऐसा लवक पाया जाता है। रक्त के अंदर एक ऐसा वर्णी लवक पाया जाता है, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन चिपक के पूरे कोशिका के एक एक कोशिका के अंदर तक पहुंच जाती है। हीमोग्लोबिन वो चीज़ है जो ऑक्सीजन को ट्रेवल करवाता है। ऑक्सीजन को ले जाने का साधन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर मिला हुआ होता है। और रही बात कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड जल में मिल सकती है, यानी जल में विलय है। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड जल के अंदर वापस मिल के खून के अंदर मिल के वापस बाहर आ जाती है, और ऑक्सीजन को खून के अंदर मिलाने के लिए हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन उसके अंदर मिलाता है और अपने साथ लेके जाता है। ये एक तथ्य बताया गया है कि हमारा फेफड़ों का क्षेत्रफल कितना है। यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए, फेफड़ों के अंदर कूपिकाएं होती है, उनका क्षेत्रफल इतना है, आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यदि कूपिकाओं के क्षेत्रफल को फैला दिया जाए, ये लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल
को ढक लेती है, यानी 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को ढक लेती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप अपने शरीर का क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए, विनिमय के विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानित 3 वर्ष का समय लगता। ये दोस्तों सत्य है। यदि विसरण के द्वारा हमारी ऑक्सीजन पहुंचती तो हृदय फेफड़ों से लेकर के पैर की लास्ट अंगुली या अंगुष्ठ तक पहुंचने के लिए 3 वर्ष का समय लगता। अनुमानित समय 3 वर्ष टाइम बाद वो ऑक्सीजन वहां पहुंचती। इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रकृति ने हमें हृदय, फेफड़े और हीमोग्लोबिन दिया है। अब आगे पढ़ते हैं वहन यानी परिवहन, जैसे खून का बहना। अब आगे पढ़ते हैं मानव में वहन, यानी मानव में वहन किस प्रकार होता है। अब हमने श्वसन पढ़ लिया और भोजन पढ़ लिया। भोजन और उनको ले जाने वाला जो साधन है, दोनों को मिलन कोशिका तक पहुंचाने वाला, उस साधन की जो क्रिया विधि है उसको हम पढ़ेंगे। यह है मानव के हृदय का डायग्राम, इसको समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में, यानी यह है हृदय। हृदय हमारा पंप है। रुधिर को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना और वहां से वापस लाना पंपिंग कहलाता है। सबसे पहले हम इस चित्र को समझेंगे। यह चित्र कहता है कि यह चित्र है हमारा हृदय का, और हृदय जब ये फेफड़े हैं, हृदय में रक्त होता है, वो इस धमनी से भेजा जाता है पूरे शरीर में जाता है, और फिर वापस जो रक्त में अशुद्धियाँ होती हैं, जो ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ देता है, और जो शरीर में अशुद्धियाँ होती हैं, उस अशुद्धियों को, जो शरीर में क्रिया हुई है, उस क्रिया में जो अशुद्धि बनी है, उस अशुद्धि को यहाँ लेके आ जाता है। यानी अशुद्धि का मतलब है कौन सी अशुद्धि? ये सिर्फ वह अशुद्धि लाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय के ऊपरी भाग में लाता है, फिर यहाँ से नीचे वाले भाग में आके वापस इस धमनी से फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में इसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है, फेफड़ों के इसके अंदर ऑक्सीजन मिलती है, वापस ऑक्सीजन इसमें आती है और वापस हृदय में आ जाती हैं, फिर इस धमनी से वापस चली जाती हैं। अब ये चीज़ है। अब एक चीज़ समझने जैसी है, जैसे हृदय से जो रक्त बहता है वो धमनी में बहता है, और हृदय वापस गंदा रक्त, ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आता है, वो सिरा में आता है। यानी हृदय के अंदर जो सिरा आती है, बड़ी महाशिरा कहलाती है, और हृदय से जो शुद्ध रक्त जाता है ऑक्सीजन युक्त, उसको महाधमनी कहते हैं। धमनी सिरा के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि धमनी को प्रेशर झेलना पड़ता है, और सिरा धमनी के मुकाबले कम मजबूत होती है। अब हृदय से जो रक्त जाता है उसको धमनी कहते हैं, और हृदय से जो रक्त आता है उसे सिरा कहते हैं। अब हृदय में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, यानी एक होता है बायां, एक होता है दायां। बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है, और ये होता है दायां। इस दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। अब हृदय में फेफड़ों से जो रक्त आता है हृदय के ऊपरी, अब हृदय में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। इसको हम अगले इस चित्र में समझेंगे। ये चित्र, हृदय में मुख्य रूप से ये 2 भाग होते हैं, ये होता है बायां और ये होता है दायां। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त हैं, इसमें यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हैं। शरीर से जो रक्त आता है वो इसमें आता है, और फेफड़ों से जो रक्त आता है धमनी, वो इसमें आता है। हृदय के 2 भाग होते हैं, बायां और दायां। अब इसमें बाएं भाग में भी 2 भाग होते हैं, जिसमें शरीर से रक्त आता है उसको कहते हैं अलिंद कहते हैं, और जिससे शरीर रक्त निकलता है नीले कहते हैं। आ से आना, नी से निकलना, यानी ऊपर से रक्त आया। ये फेफड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ से रक्त आया
तो ये ढीली पड़ी यानी शिथिल रहती हैं। जैसे ही रक्त से भर जाती हैं तो इससे रक्त इसमें पंप हो जाता है, इसमें आता ही ये खुल जाती हैं। ये बंद होने से रक्त इसमें आया, यहाँ एक कुछ बाल लगे होते हैं, ये बाल बंद हो जाते हैं। फिर ये पिचकने लगती हैं, ये पंप करती हैं तो इधर से रक्त माँ धमनी में चला जाता है और माँ धमनी से शरीर में चला जाता है। इसमें आलिंद नीले, इस तरह इसमें भी ऊपर आलिंद और नीचे नीले होता है। ऊपर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त इस हृदय में आता है, आलिंद में आता है, यानी दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से नीचे आता है, इस तरह नीचे आके यहाँ से इस महाशिरा में चला जाता है, नहीं माँ धमनी में, इस माँ धमनी में चला जाता है। ये धमनी है, ये फुफ्फुस धमनी यानी फेफड़ों में जाने वाली धमनी है, इस धमनी में चला जाता है। अब एक बात समझने लायक है, शरीर में रक्त आने वाली को शिरा कहते हैं और शरीर से रक्त जाने वाली को धमनी कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसीय शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये दोनों उल्टी है, जाने वाली से उल्टी। ये फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन ने युक्त होके हृदय में आता है। हृदय का काम होता है शरीर में रक्त पहुंचाना और शरीर से अशुद्ध रक्त लाना, फेफड़ों में भेजना, वापस अपने अंदर लेना, शरीर में भेजना, शरीर से लाना, वापस फेफड़ों में भेजना। इसी तरह ये चक्र चलता रहता है। रुधिर वाहिका तो समझ लिया कि धमनी व रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी व रुधिर वाहिकाएं हैं और धमनी की भित्ति मोटी लचीली होती हैं क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। इनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर की कोई एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वॉल होते हैं, उस वॉल से वापस आ जाता है। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है। हर एक कोशिका के लिए आ गए तो उसमें शाखाएं बढ़ जाती है। अब हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स इसी तरह समझ सकते हैं जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त चलता रहता है। कहीं धमनी फट गई, कहीं शरीर में से रक्त धमनी फट के बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पे प्राकृतिक रूप से प्लेटलेट्स एक ऐसी इलाज करने वाली है, उस जहाँ धमनी फटी है वहाँ सारी प्लेटलेट्स आके एकदम वहाँ दीवार की अवरुद्ध कर देगी, यानी वो जो कट लगा है उस कट के पास में जमा हो जाएगी और रुधिर को धमनी से या शिरा से बाहर निकलने से रोकेगा। उसे कहते हैं प्लेटलेट्स। ये रक्त का एक भाग होता है। WBC यानी सफ़ेद कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स प्लाज्मा, ये रक्त के आवश्यक कण हैं। प्लेटलेट्स क्या है? नलियों में तंत्र में यदि रिसना आरंभ हो जाए तो क्या होगा, उस स्थिति पर विचार कीजिए। जब हम घायल हो जाए, रक्तस्राव होने लगे, तंत्र के रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाए, इससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं, यानी प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। वो कोशिकाएं पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। रक्तस्राव होता है ना, जिस जगह रक्त बाहर निकलने लगता है वहाँ जगह थक्का बना के उस रक्तस्राव को रोक देती है। अब आगे आए लसिका। लसिका क्या है? लसिका एक प्लेज्मा जैसा ही एक पदार्थ है जो सफ़ेद पानी के जैसा होता है और शुद्ध आंच से जो भोजन पचा हुआ होता है, भोजन के जो कण होते हैं पोषण के, वो कण लसिका द्वारा वहन किया जाता है। लसिका उस कण को लेके कोशिका के एक एक छोर तक पहुंचाती है। ये प्लेज्मा जैसा ही एक पदार्थ होता है। परिवहन, पादपों में परिवहन मुख्यतः दो क्रियाओं द्वारा होता है। पहली क्रिया है जल और कच्ची सामग्री जैसे नाइट्रोजन और खनिज लवण, उनका जड़ द्वारा अवशोषण होता है और फिर पौधे के, यानी इस चित्र से समझ सके, जड़ इनका अवशोषण करती है और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। और फिर दूसरी आती है ऊर्जा का परिवहन, यानी जो भोजन बनता है, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, यानी इस पत्तियों में जो भोजन बनता है
उस भोजन को यहाँ तक पहुँचाना, जड़ से लेके सारे पूरे भाग में तन्ना, फल फ्रूट जो भी फूल लगते हैं वहाँ तक पहुँचाना, उसको कहते हैं फ्लोएम, यानी फ्लोएम के द्वारा होता है। एक ऊतक है फ्लोएम, उसके द्वारा। कच्ची सामग्री का जाइलम नामक ऊतक इस क्रियाओं को करता है और इस ऊर्जा और भोजन को फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा पूरा किया जाता है। अब जो होता है ना जल का परिवहन, ये परिवहन एक विधि है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन समझ सकते हैं, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प जो होता है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब ये जल की हानि जो होती है वो क्या होती है? जो खनिज होते हैं ना, उसको लाने के लिए ये जल की हानि इसका सहायता करती है। जैसे ही ऊपर का जल उड़ जाता है, नीचे से नया जल आता है, जिसके साथ खनिज लवण और नाइट्रोजन समेत कच्ची सामग्री आती है। वो कच्ची सामग्री पत्तियों में आती है, पत्तियों में ऊर्जा बनती है और ऊर्जा वापस पूरे पौधों में स्थानांतरित हो जाती है। जैसे हृदय करता है उसी तरह ये भी पौधा भी करता है। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन में हम पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन और पादपों में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन क्या है? जैसे मानव में उत्सर्जन का मतलब है जो कचरा पदार्थ हैं, जो खराब पदार्थ हैं, जो वर्ज्य पदार्थ हैं, उसको रक्त से बाहर निकाल के रक्त को शुद्ध करना। रक्त दो तरीके से शुद्ध होता है। एक रक्त जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती हैं, वो फेफड़े शुद्ध करते हैं, और दूसरा नाइट्रोजनी पदार्थ यूरिया, यूरिक एसिड, उसको शुद्ध करने का कार्य ये करते हैं किडनी, यानी वृक्क। किडनी उस कार्य को करती है। किडनी कहाँ स्थित होती है? किडनी क्या है? किडनी मुख्यतः दो होती हैं। ये दो किडनी होती हैं जो धमनी और सिराओं पे लगी हुई होती हैं। दोनों किडनियां रीढ़ के दाएं बाएं स्थित होती हैं। ये छोटी सी होती हैं, इस प्रकार से दिखती हैं, आप चित्र में देख सकते हो। किडनियों में रक्त आता है नलिकाओं से, धमनी से, और इसके अंदर से शुद्ध होके रक्त वापस चला जाता है, और जो ज़्यादा खराब कचरा टाइप होता है वो इन नलिकाओं से, मूत्रवाहिनियों से मूत्राशय में आ जाता है, और मूत्राशय इसको बाहर धकेल देता है। वृक्क दो होते हैं, एक मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क रीढ़ की हड्डी की दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क रुधिर में से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल अलग करके मूत्राशय में भेजता है, और मूत्राशय इसको शरीर से बाहर कर देता है। वृक्क में निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉम कहते हैं। निस्यंदन यानी ये छानने का काम करता है। रक्त को छानने का एकक होते हैं जिसे नेफ्रॉम कहते हैं। नेफ्रॉम से रक्त को छाना जाता है और शुद्ध रक्त निकलता है, वो वापस भेज दिया जाता है। अशुद्ध पदार्थ जो यूरिया, पानी के रूप में बाहर कर दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं एक वृक्काणु की या नेफ्रॉम की, इसको नेफ्रॉम कहते हैं। नेफ्रॉम की संरचना इस प्रकार से होती है। यह है वृक्काणु की या नेफ्रॉम की संरचना। जिस प्रकार अशुद्ध रक्त आता है, सबसे पहले अशुद्ध रक्त इसके अंदर आता है, शरीर से इसके अंदर रक्त, अशुद्ध रक्त आता है तो यहाँ से प्रवेश करता है। जिस पदार्थ की जरूरत नहीं है, जो पदार्थ बाहर निकालने योग्य हैं, सारे पदार्थ इसे निस्यंदन एकक द्वारा छान लिए जाते हैं। यहाँ नाड़ियों में घूमता घूमता आगे चला जाता है, और यहाँ पे ये वापस जाने वाली होती हैं वृक्क धमनी, और धमनी से बाहर निकल जाता है और वापस बाहर कर दिया जाता है। ये नीचे डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम है यानी कृत्रिम, जब किडनी खराब हो जाती है किसी कारणवश, कुछ भी कारण रहा हो, कोई बीमारी वजह से, कोई संक्रमण की वजह से, पानी कम की वजह से, खून कम पहुंचने की वजह से किडनी खराब हो जाती है, किडनी की उम्र पूरी हो जाती है, तब व्यक्ति की मौत हो सकती है, क्योंकि रक्त में अशुद्धियां बढ़ने से व्यक्ति मर सकता है। अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर कृत्रिम उपाय ढूंढते हैं, यानी एक कृत्रिम नेफ्रॉम बनाए और उसमें नाइट्रोजन और यूरिक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं।
अब है लास्ट में, अंत में पढ़ते हैं पादपों में उत्सर्जन। अब हम मानव में उत्सर्जन तो पढ़ चुके हैं, परंतु पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। पादपों में उत्सर्जन मानव के थोड़ा उल्टा होता है। उल्टा मतलब उसके थोड़ा अलग होता है। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अवशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। अब प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें जो ऑक्सीजन उत्पादन होती है वो अवशिष्ट है। उसको क्या करते हैं कि पौधे अपने रंध्रों से बाहर निकाल देते हैं। जिस प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसे पौधे पत्तियों के रंध्रों से बाहर निकाल देते हैं। वो एक उत्सर्जन है। पौधों के लिए ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ है और उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। पा सकते हैं, मतलब जल, अतिरिक्त ज़्यादा जल होता है ना, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसका वाष्पोत्सर्जन कर दिया जाता है। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, यानी बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी करते हैं। मतलब पत्तियों भी एक अवशिष्ट उत्पाद है इनके लिए। पत्तियों में जब ज़्यादा कचरा उत्पाद बढ़ जाता है तो एक निश्चित समय आता है, उस समय सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और पत्तियों में जो इकट्ठा कचरा होता है वो सारा मतलब उत्सर्जित हो जाता है और नई पत्तियां आती हैं, वो ताज़ी पत्तियां होती हैं। बहुत से पादप अवशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित करते हैं, यानी बहुत से पादप का कोशिकीय रिक्तिकाएं होती हैं, वहाँ में अपशिष्ट पदार्थ संचित रहता है। पौधे से गिरने वाली पत्तियों में भी अवशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अवशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं और पादप भी कुछ अवशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। कुछ पदार्थ मृदा में उत्सर्जित हो जाते हैं, कुछ गोंद के रूप में, कुछ रेंजिन के रूप में। जो हम गोंद देखते हैं, पत्तियों का झड़ना होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वो सारे उत्सर्जन है। यानी वो उत्सर्जन यानी खराब पदार्थ जो पादप को पसंद नहीं है, पादप के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, वो चीज़ें बाहर कर दी जाती है। इस प्रकार पादप भी अपना उत्सर्जन करता है।